आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने कार्नोट चक्कर के चारों चरणों के बारे में पढ़ा था। पहला चक्कर कौन था? समतापीय प्रक्रम। दूसरा चक्र रुद्धोष्म प्रक्रम। तीसरा चक्र पुनः समतापीय। चौथा चक्र पुनः रुद्धोष्म प्रक्रम। यानी 2 समतापीय प्रक्रम है, शेष 2 बच गए, वो रुद्धोष्म प्रक्रम है। पहले प्रक्रम में किया गया कार्य W1 बराबर RT1 log बेस E V2 बटा V1, इसे हमने समीकरण नंबर 1 दिया था। दूसरे समीकरण को हमने लिखा था W2 बराबर R बटा गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। दूसरा कौन सा था? रुद्धोष्म प्रक्रम, इसको हमने दिया था समीकरण नंबर 2। तीसरा प्रक्रम पुनः समतापीय प्रक्रम यानी W3। समतापीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य हमने लिखा था RT2 log बेस E V4 अपॉन V3। चौथा प्रक्रम पुनः कौन सा प्रक्रम था? चौथा प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम था, इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। समतापीय रुद्धोष्म, समतापीय वापिस रुद्धोष्म, W4 रुद्धोष्म बराबर R बटा गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, समीकरण नंबर 4। इसके बाद में कार्नोट चक्कर में किया गया कुल कार्य है। कुल कार्य की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? चारों प्रक्रमों में अलग अलग किए गए कार्य का योग कर देंगे। यानी कार्नोट चक्कर में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य को W से रिप्रेजेंट करेंगे। W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W बराबर W1 का मान लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से RT1 log बेस E V2 बटा V1 प्लस W2 समीकरण नंबर 2 से R बटे गामा माइनस 1 T1 माइनस T2 प्लस W3 समीकरण नंबर 3 से RT2 log बेस E V4 अपॉन V3 प्लस W4 R अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। चारों समीकरणों को अलग अलग जोड़ देंगे। अब देखिए, इस पद को और इस पद को देखिए। अगर चौथे पद में माइनस कॉमन ले लें तो दूसरा पद और चौथा पद दोनों एक जैसे और विपरीत चिन्ह के हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अब अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो T1 धनात्मक हो जाएगा, T2 ऋणात्मक हो जाएगा। इस समीकरण में दूसरा पद देखिए, R बटा गामा माइनस 1 दोनों में समान है, T1 माइनस T2, और इसमें T1 माइनस T2 हो जाएगा और बाहर से माइनस। 2 समान पद है और चिन्ह विपरीत है, तो दोनों पद एक दूसरे से कटान हो गए। जो बचे 2 पद, उन दोनों पदों में से उन दोनों पदों को जोड़ देंगे। W बराबर RT1 log बेस E V2 अपॉन V1 प्लस RT2 log बेस E V4 अपॉन V3। कल हमने एक ग्राफ बनाया था। इस प्रकार हमने PV सूचक आरेख बनाया था। उस PV सूचक आरेख में ऐसे बनाया था हमने, A ये बिंदु B, ये बिंदु C, ये बिंदु D। हमने यहाँ पर लिखा था P1 V1, B बिंदु पर लिखा था P2 V2, C बिंदु पर हमने लिखा था P3 V3, डी बिंदु पर हमने लिखा था P4 V4,
यहाँ पर तापमान T1, यहाँ पर तापमान T2। ऐसे कल हमने पीवी सूचक आरेख बनाया था। वाई एक्स पर दाब P लिया था, एक्स एक्सिस पर आयतन V लिया था। इस पीवी सूचक आरेख में बिंदु B और C और बिंदु A और D एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है, यानी यही रुद्धोष्म वक्र है और ये ही रुद्धोष्म वक्र है। अतः ये दोनों वक्र रुद्धोष्म प्रक्रम की शर्तों का पालन करेंगे, चूंकि B व C और A व D बिंदु और A व D बिंदु एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है। एक ही रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है। अतः ये रुद्धोष्म की शर्तों का पालन करेंगे। अतः ये बिंदु रुद्धोष्म प्रक्रम की शर्तों का पालन करेंगे। पालन करेंगे। रुद्धोष्म प्रक्रम की शर्त कौन सी है? रुद्धोष्म प्रक्रम की 3 शर्त है। पहली शर्त है पीवी की घात गामा बराबर कांस्टेंट। दूसरी शर्त हम काम लेंगे, दूसरी शर्त है टी वी की घात गामा -1 बराबर कांस्टेंट। इस शर्त को हम काम में लेंगे। अब देखिए पहले बिंदु बी व सी के लिए हम देखेंगे। बी व सी के लिए रुद्धोष्म वक्र की ये शर्त को लागू करेंगे। बिंदु बी पर तापमान कितना है? T1। बिंदु बी पर आयतन कितना है? V2 गामा -1 बराबर। अगला बिंदु कौन सा है? C। C बिंदु पर तापमान कितना है? T2। C बिंदु पर आयतन कितना है? V3 गामा -1। T1 बटा T2 का मान इस समीकरण से हमें क्या प्राप्त होगा? T1 बटा T2 बराबर V3 बटा V2 दोनों की घात गामा -1। ये आ गया। पीछे देखिए, अगर हम किए गए इस कार्य के इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 5 दे देते हैं, तो इस समीकरण को हमने नाम दे दिया 6। आगे देखिए, अगला बिंदु हमने लिया था A और D। A और D के लिए इसी प्रकार रुद्धोष्म की शर्तों का पालन करेंगे। A व D के लिए, A व D के लिए बिंदु A पर तापमान T1, बिंदु A पर आयतन V1, घात हो जाएगी गामा -1। D बिंदु पर तापमान T2, D बिंदु पर आयतन V4, घात गामा -1। T1 अपॉन T2 का मान आ जाएगा T1 बटा T2 बराबर V4, V1 गुणा में है जाएगा तो भाग में V1, दोनों की घात कितनी है? गामा -1। समीकरण दे देते हैं 7। समीकरण 6 और 7 को देखिए। समीकरण 6 और समीकरण 7 दोनों का LHS बाईं साइड यानी बायां पक्ष बराबर है। तो हम जानते हैं जिन दो समीकरणों में बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होता है, उन्हीं दोनों समीकरणों में दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। समीकरण 6 एवं 7 से हम क्या लिख सकते हैं?
देखिए समीकरण 6 व 7 से V3 बटा V2 किसके बराबर है? गामा -1, इनकी घात क्या है? गामा -1। किसके बराबर है? V4 अपॉन V1 की घात गामा -1। दोनों और घात समान है, गामा -1 से गामा -1। इस समीकरण को हम दे देते हैं नंबर 8। समीकरण 8 से हम और सरल करें तो देखिए V1 वज्र गुणा करके यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, V3 V4 के नीचे आ जाएगा। V1 बटा V2 बराबर V4 बटा V3। समीकरण नंबर 9। समीकरण नंबर 9 को देखिए, V4 बटा V3 के स्थान पर V1 बटा V2 हम लिख सकते हैं। यानी समीकरण नंबर 9 को हम समीकरण नंबर 5 में प्रयोग करेंगे। समीकरण नंबर हमारा 5 था, ये था। V4 बटा V3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V1 बटा V2। किससे? समीकरण नंबर 9 से। यानी समीकरण नंबर 9 का प्रयोग समीकरण नंबर 5 में करने पर आइए समीकरण नंबर 9 का समीकरण 5 में प्रयोग करने पर V4 बटा V3 की जगह हम V1 बटा V2 लिख देंगे। किए गए कार्य का मान W बराबर RT1 log बेस E V2 बटा V1 प्लस RT2 log बेस E V1 बटा V2। समीकरण नंबर 10। अब देखिए लॉग का एक लॉगरिथम जब पढ़ते हैं तो उसका एक सूत्र है लॉग के आगे जो संख्या होती है बट्टे में, उसको अगर हम पलट देते हैं तो लॉग से पहले चिन्ह है वो चिन्ह बदल जाता है। जैसे V1 बटा V2 है, इसको V2 बटा V1 अगर लिख दें तो लॉग से पहले चिन्ह प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और अगर हम सूत्र से समझे ऐसे समझ सकते हैं, log a बटा b का सूत्र हमने क्या पढ़ा है? log a माइनस log b, log a माइनस log b। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें क्या आएगा? log b तो प्लस का हो जाएगा और log a माइनस का हो जाएगा। वापिस सूत्र का प्रयोग करेंगे, log a माइनस log b, log a बटा b, log a की जगह इसमें क्या है? b, और b की जगह क्या है? a। देखिए log a बटा b को अगर हम log b बटा a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले जो चिन्ह है वो उल्टा हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस अगर वो पहले से है तो वो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर V1 बटा V2 की जगह है V2 बटा V1 लिख दें, यहाँ पर अगर V2 बटा V1 लिख देंगे तो ये चिन्ह पहले से माइनस का हो जाएगा। W बराबर RT1 log बेस E V2 बटा V1 माइनस RT2 log बेस E V2 बटा V1। दोनों समीकरण, इस समीकरण में
आर और आर, log बेस ई V2 बटा V1, log बेस ई V2 बटा V1। ये जो लाइन खींची हुई है ये दोनों समीकरणों में क्या है, कॉमन है। अब इस समीकरण से हम क्या कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ रहा है, एक तो आर कॉमन आएगा, आर दोनों में है, एक log बेस ई V2 बटा V1 कॉमन आ रहा है। यहां से कॉमन लेने के बाद यहां पर T1 बचेगा, यहां से कॉमन लेने के बाद में यहां पर T2 बचेगा माइनस T2, समीकरण नंबर 11 है। समीकरण नंबर 11, कार्नो इंजन द्वारा किया गया कार्य का व्यंजक। अगर परीक्षा में ये आए कि कार्नो इंजन द्वारा चारों प्रक्रमों में किए गए कुल कार्य का व्यंजक स्थापित कीजिए, तो हमें यहाँ तक करना है। अगर ये आ जाए कि कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात कीजिए, तो किए गए कार्य का व्यंजक तो स्थापित करना ही है। इसे आगे हम यहाँ इसके आगे से हम दक्षता के सूत्र लिखेंगे और दक्षता स्थापित करेंगे। किए गए कार्य का व्यंजक तो दोनों प्रश्न आ जाए, दोनों में समीकरण नंबर 11 तक तो करना ही करना है कि कार्नो इंजन के चारों प्रक्रमों द्वारा किए गए कुल कार्य का व्यंजक स्थापित कीजिए, समीकरण नंबर 11 तक करना है। कार्नो इंजन की दक्षता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो 11 तक तो प्राप्त करना ही करना है और इसके आगे से हम कार्नो इंजन की दक्षता स्थापित करेंगे। कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र होता है, कार्नो इंजन की दक्षता को रिप्रेजेंट ईटा से व्यक्त करते हैं। ईटा जिसे हम श्यानता गुणांक भी कहते हैं, श्यानता गुणांक को भी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और कार्नो इंजन की दक्षता को भी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है कार्नो इंजन की दक्षता। दक्षता का सूत्र होता है किया गया कार्य, कार्नो इंजन द्वारा किया गया कार्य बटा अवशोषित ऊष्मा। अवशोषित ऊष्मा, कार्नो इंजन द्वारा किए गए कार्य को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, W से, बटा अवशोषित ऊष्मा। कार्नो चक्र की प्रथम प्रक्रम समतापीय प्रक्रम द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक W1 लिखने से पहले हमने ये लिखा था कि कार्नो चक्र द्वारा प्रथम प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य कार्नो चक्र द्वारा की गई अवशोषित ऊष्मा के बराबर होता है। प्रथम चक्र के दौरान किए गए कार्य का मान W1 लिखने से पहले हमने ऐसे लिखा था कि Q1 बराबर W1 बराबर RT1 log बेस E V2 बटा V1। इससे हमने समीकरण नंबर 1 दिया था। किया गया कुल कार्य का मान ये है, यानी समीकरण नंबर 11 है। अवशोषित ऊष्मा का मान है ये, यानी किए गए कार्य में अवशोषित ऊष्मा का भाग देना है, या हम यूं समझे समीकरण नंबर 11 में समीकरण नंबर 1 का भाग देना है, यानी W में Q1 का भाग देना है बराबर। सबसे पहले हम W का मान लिखे R log बेस E V2 बटा V1 T1 माइनस T2 बटा ये किया गया कार्य बटा अवशोषित ऊष्मा ये है। अवशोषित ऊष्मा का मान है RT1 log बेस E V2 बटा V1। ऊपर और नीचे दोनों साइड में R से R दोनों साइड में
log बेस ई V2 बटा V1, इससे log बेस ई V2 बटा V1। ऊपर की साइड में हमारे पास बचा है T1 माइनस T2 और नीचे है T1, ये है दक्षता। इसे अगर हम और सरल रूप में रिप्रेजेंट करें, T1 में T1 का भाग देंगे 1 माइनस T2 में T1 का भाग देंगे 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये कार्नो इंजन की दक्षता का व्यंजक है, जहाँ T तापमान किस में है, केल्विन में, केल्विन में। कार्नो इंजन से संबंधित न्यूमेरिकल में अगर दिया गया तापमान डिग्री सेल्सियस में है तो सबसे पहले डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, उसके बाद दिए गए दक्षता के सूत्र में लिखेंगे और हल करेंगे। कार्नो इंजन से संबंधित एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए। देखिए एक क्वेश्चन है, एक इंजन, एक कार्नो इंजन 273 डिग्री सेल्सियस और 673 डिग्री सेल्सियस तापमान के क्रमशः सिंक और स्रोत के बीच कार्यरत है, सिंक और स्रोत के बीच कार्यरत है, तो इस कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात कीजिए। कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे तापमान के क्रमशः सिंक और स्रोत। पहले दिया गया तापमान सिंक का है और दूसरा दिया गया तापमान स्रोत का है, यानी ये तापमान सिंक का है और ये स्रोत का है। क्रमशः के बाद में पहला नाम सिंक आया है, पहला तापमान सिंक है, दूसरा नाम स्रोत आया है, दूसरा तापमान स्रोत है। पहले दिए गए तापमान की जांच करते हैं। दिया गया तापमान डिग्री सेल्सियस में है। सबसे पहले कार्नो इंजन की दक्षता के सूत्र में दिया गया तापमान केल्विन में होता है, इसलिए दिए गए तापमान को सबसे पहले केल्विन में बदलते हैं। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 डिग्री सेल्सियस में जोड़ा जाता है। सिंक के तापमान को T2 से रिप्रेजेंट करते हैं और स्रोत के तापमान को T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। T2 का मान है 273, ये डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 और जोड़ दो, जो उत्तर आएंगे वो क्या होंगे, केल्विन। 6, 7 और 7 14, हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 546 केल्विन। T1 स्रोत उच्च ताप, हमेशा स्रोत का तापमान उच्च होगा, सिंक का तापमान निम्न होगा। T1 673 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 जोड़ देंगे। 3 और 3 6, 7 और 7 14, हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 946 केल्विन।
हम जानते हैं कार्नो इंजन की दक्षता ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस 546 बट्टे 946, लघुत्तम आएगा एलसीएम 946, 946 को 1 से गुणा करेंगे तो 946 माइनस 546 बराबर 0.004 बट्टे 946। 400 में 946 का भाग देंगे, 400 भाग 946। सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे 4000, लगभग 4 बार 0.4 कार्नो इंजन की दक्षता है। दक्षता का कोई मात्रक नहीं होगा, 0.4। अगर कार्नो इंजन की दक्षता हमें प्रतिशत में निकालनी हो तो जितने आने वाले उत्तर को 100 से गुणा कर देंगे। या तो इस कार्नो इंजन की दक्षता ये लिखेंगे कि 0.4 है। अगर परसेंटेज में पूछे कि इस कार्नो इंजन की दक्षता कितने प्रतिशत है तो आने वाले उत्तर को 0.4 को 100 से गुणा कर देंगे, यानी 40%। इस कार्नो इंजन की दक्षता 40% है। इसकी दक्षता के दो उत्तर होंगे, या तो हम कहेंगे 0.4 है, या अगर पूछ ले प्रतिशत में ज्ञात कीजिए तो 40% इस इंजन की दक्षता है। कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात करने के बाद में कार्नो इंजन की दक्षता के बाद कार्नो की दो प्रमेय है, कार्नो की प्रथम प्रमेय और कार्नो की द्वितीय प्रमेय। कार्नो की दोनों प्रमेय को कथन और उसके बाद दोनों प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम कार्नो इंजन की प्रथम प्रमेय और कार्नो इंजन की द्वितीय प्रमेय दोनों को पहले कथन लिखेंगे, उसके बाद में दोनों प्रमेयों को सिद्ध करेंगे। कार्नो नामक वैज्ञानिक ने दो प्रमेय दी थी। दोनों प्रमेय किससे संबंधित है? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय इंजन से संबंधित है। हम जानते हैं कि इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्क्रमणीय इंजन होता है और दूसरा अनुत्क्रमणीय इंजन होता है। उत्क्रमणीय इंजन की क्या विशेषता होती है? उत्क्रमणीय इंजन की ये विशेषता होती है कि उत्क्रमणीय इंजन अग्र 22 और पश्च 22 दोनों दिशाओं में चल सकता है, यानी उत्क्रमणीय इंजन रिवर्स 22 में भी काम कर सकता है, जबकि अनुत्क्रमणीय इंजन केवल और केवल यदि अग्र 22 फॉरवर्ड 22 में ही कार्य करता है। कारणों की प्रमेयों को सिद्ध करने से पहले हम कुछ संकेतों का प्रयोग करेंगे। उन संकेतों को देखिए। कारणों की एक तो हम आर आई, इससे हम इंजन को रिप्रेजेंट करेंगे। आर से उत्क्रमणीय इंजन, आई से अनुत्क्रमणीय इंजन को रिप्रेजेंट करेंगे। और हम क्या काम में लेंगे? स्रोत हमेशा उच्च ताप T1 पर होगा, सिंक हमेशा निम्न ताप T2 पर होगा। उत्क्रमणीय इंजन अग्र 22 और पश्च 22 दोनों में काम कर सकता है, यानी पश्च 22 से ये तात्पर्य है कि उत्क्रमणीय इंजन निम्न ताप से उच्च ताप पर भी ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकता है, जबकि अनुत्क्रमणीय इंजन हमेशा स्रोत से सिंक को ऊर्जा प्रदान कर ऊर्जा या उष्मा को प्रदान कर सकता है, जबकि उत्क्रमणीय इंजन स्रोत से सिंक को भी उष्मा या ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, जबकि सिंक से स्रोत को भी कर सकता है। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।